अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान सईद। आज डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की हमारी थर्ड क्लास है। आज हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, यानी डेवलपमेंट इकनॉमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, इसके अंदर किन टॉपिक्स पे बहस की जाती है, या आसान अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इकनॉमिक्स किन किन चीज़ों को कवर करती है, इसकी वुसअत क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी के अंदर जो है हमने सबसे पहले ये देखना है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास पॉवर्टी है। ठीक, इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी से मुराद ये है कि दुनिया के कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जो बेहद अमीर हैं और बहुत रिच हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में भी बात की थी। अगर हम दुनिया की आबादी का जायज़ा लें तो कुछ इस तरह से नज़र आता है कि 20% जो आबादी है वो रिच ममालिक जो हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर रह रही है, और उनके पास दुनिया की टोटल इनकम का 80%, 70 to 80% रिसोर्सेज जो हैं, जो नेशनल इनकम है किसी भी कंट्री की, वो इन लोगों के पास है। और दूसरी साइड पे देखें तो दुनिया की 80% आबादी ऐसे ममालिक के अंदर रिहाइश पजीर है कि जहाँ उनके पास गुर्बत है, भूख है, तालीम की कमी है, साफ़ पानी पीने को नहीं मिल रहा। तो इस वजह से जो है पॉवर्टी को पढ़ना डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा अहम जो है बात है। नेक्स्ट चीज़, आपकी बुक में उसने नॉर्थ और साउथ का जिक्र किया। कल भी हमने इस पर बात की कि नॉर्थ कंट्रीज़ बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं कि जो अमीर ममालिक समझे जाते हैं, और साउथ का लफ्ज़ जिन भी ममालिक के साथ आएगा वो बेसिकली गुर्बत का शिकार हैं, या अभी लेस डेवलप हैं, या डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में डेवलपमेंट गैप की भी बात की थी कि अगर दो ममालिक हैं, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है यानी डेवलप नेशन है, दूसरी साइड पे डेवलपिंग कंट्री है, अगर वो दोनों एक ही स्पीड से ग्रो करते हैं, यानी दोनों का ग्रोथ रेट सेम होता है, तब भी ऐसा होगा कि उनके दरमियान आने वाले सालों में जो डेवलपमेंट गैप है, जो तरक्याती रखना है, वो इंक्रीज़ करता चला जाएगा। यानी जो हमारे रिच कंट्रीज़ हैं वो अमीर से अमीर तर होते चले जाएंगे, और जो हमारे पुअर कंट्रीज़ हैं वो मज़ीद गरीब होते चले जाएंगे। अब पॉवर्टी को, या इस तरह की जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये जो आमदनी में तदादाद पाए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इनको पढ़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से चंद एक यहाँ पे जिक्र किया गया है। जैसे लॉरेंस कर्व, ये बताता है कि दुनिया की आबादी में या किसी मुल्क की आबादी में जो नेशनल इनकम है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, यानी आपकी नेशनल इनकम का ज़्यादा हिस्सा किन लोगों की तरफ जा रहा है, क्या वो अमीर लोगों के पास है, क्या गरीब लोगों के पास है, या मिडिल इनकम लोगों के पास है। ठीक है, और इसी तरह जो जिनी कोफिशेंट है, हमारे पास एक कंसेप्ट यूज़ होता है। जिनी कोफिशेंट बेसिकली क्या है कि हम जो इनकम इनइक्वालिटी होती है इसको मेजर करते हैं। ये लॉरेंस कर्व को ही बुनियाद बनाता है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो हमें बताती है कि किसी मुल्क के अंदर इनइक्वालिटी ज़्यादा है या कम है। इसके बाद जी हमारा जो सेकंड इसके अंदर टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, कल भी हमने थोड़ा बहुत इस हवाले से जिक्र किया था कि जो लेस डेवलप नेशन हैं वहाँ पर एजुकेशन ने या मैस मीडिया ने, चाहे वो नेशनल लेवल पे था चाहे इंटरनेशनल लेवल पे था, इन्होंने नेशनल लेवल पे जो लेस डेवलप नेशंस थी वहाँ पर एक शऊर जो है वो उजागर किया कि हमें भी तरक्की करनी चाहिए। अब जिन मुल्कों में तरक्की पे बात होना शुरू हुई, इसमें आपके पास अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के ममालिक मौजूद हैं। इसके बाद हमने कल जो है वो ज़िक्र किया था मेयर एंड बार्डन की डेफिनेशन में, कि हमें जो क्राइटेरिया उनकी डेफिनेशन में पता चला वो ये था कि आप अपनी रियल जीएनपी या रियल इनकम में इजाफ़ा करें, या अपनी पर कैपिटा जो जीएनपी है या फ़ी का आमदनी है उसमें इजाफ़ा करें। ठीक है, अब कुछ टाइम गुजरने के बाद डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को ये लगा कि सिर्फ नेशनल इनकम में इजाफ़ा हो जाने से आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। यानी ऐसा हो सकता है कि जो डेवलपमेंट हो रही हो उसका मेजर शेयर जो है वो आपके रिच जो सेक्टर है इकॉनमी का वो ले रहा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट ले रहा हो, और फार्मर है या जो बाकी ऐसे पेशों से या प्रोफेशन से लोग मुंसलिक हैं कि जहाँ पे ग्रोथ नहीं आ रही, तो वो गरीब से गरीब तर होते चले जाएंगे। तो इसलिए दुनिया में डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने और डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उन्होंने डिफरेंट अप्रोचेस दी हमें
कि आप इन अप्रोचेस पे चलते हुए किसी मुल्क की डेवलपमेंट को चेक कर सकते हैं, जिसमें से मसलन एक ये है सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर अप्रोच। इस अप्रोच में ये कहा गया कि आप ये देखें लोगों का मेयार ज़िंदगी जो है वो क्या उससे बेहतर हुआ है ग्रोथ से, क्या नेशनल इनकम में इजाफा होने से ये हुआ कि लोगों ने अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अच्छे घरों में रहना शुरू कर दिया, अच्छी गाड़ियाँ इस्तेमाल करने लग गए, न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, इंटरनेट की फ़ैसिलिटी उनके पास आ गई, सेहत की जो फ़ैसिलिटी है वो आ गई उनके पास, उन्हें खुराक अच्छी मिलने लग गई, उन्हें साफ़ पानी मिलने लग गया। तो ये सोशल इंडिकेटर और इकोनॉमिक इंडिकेटर अप्रोच बन गई। इसके बाद कुछ लोगों ने बेसिक नीड अप्रोच दी। बेसिक नीड अप्रोच जो है यानी बुनियादी ज़रूरतों का पैमाना, ये क्या था कि इंसान की जो 5 से 6 बुनियादी ज़रूरतें हैं क्या वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर वो अच्छे से पूरी होना शुरू हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि कंट्री ग्रो कर रहा है या डेवलप हो रहा है। इसके बाद जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उन्होंने एक नया क्राइटेरिया दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन्होंने 5-6 के बजाय 3 जो हैं चीज़ों को अपने सामने रखा, यानी एजुकेशन, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी या कुल अरसा हयात, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी बचपन में जो बच्चे 1 साल की उम्र से पहले फोत हो जाते हैं उसकी क्या रेशो है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरियाज जो हैं वो सेट होते रहे कि किस तरीके से आप अपने मुल्क की जो जीडीपी है या जो जीएनपी का ग्रोथ है क्या उसको वाकई डेवलपमेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। इसके बाद जी हमने डेवलपमेंट इकनॉमिक्स में पढ़ना है मॉडल ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ। मॉडल ऑफ इकनॉमिक ग्रोथ क्या है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए कुछ प्रोसीजर बताए, कुछ मॉडल्स बताए, कुछ थेरीज बताएं। तो ये हमने इसमें पढ़ना होता है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ उसने इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे हैं, एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, ये क्लासिकल लोग हैं। इनके मॉडल जो हैं वो क्लासिकल नज़रियात के अंदर पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे रॉबर्ट सोलो है, स्वान है, ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनके जो आपके पास मॉडल आएंगे वो न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल हैं उनके अंदर हम इनको स्टडी कर रहे होंगे। इसके अलावा शम्पीटर का मॉडल है या हैरड डोमर का मॉडल है या न्यू ग्रोथ मॉडल्स हैं, बेताशा, यानी मतलब जितने डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर इकोनॉमिस्ट आते रहे, डेवलपमेंट पे काम होता रहा, तो नए नए मॉडल जो है वो सामने आते रहे। तो इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में हम इन इकोनॉमिक मॉडल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद हमने पढ़ना है जी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी इसके अंदर ये बात की जाएगी कि कुछ ममालिक जो हैं वो जो अंडर डेवलपमेंट से निकले और डेवलपमेंट की तरफ चले गए तो उन्होंने कौन सा रूट फॉलो किया, उन्होंने कौन सा तरीका इख्तियार किया। ठीक है, इसमें या दूसरी तरह से इसको इस तरह कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अभी तक लेस डेवलप हैं, तो वो लेस डेवलप क्यों हैं, वो डेवलपमेंट की तरफ क्यों नहीं जा सके। तो इसमें कुछ थेरीज जो हैं वो बताई हैं इसने कि स्ट्रक्चरलिस्ट थेरी ऑफ डेवलपमेंट है कि उनका शायद स्ट्रक्चर ही इस किस्म का है कि वो ग्रो करना नहीं चाहते। इसके बाद इंटरनेशनल डिपेंडेंसी मॉडल है कि जो हमारे लेस डेवलप नेशन हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं दूसरे ममालिक पे जो डेवलप हो चुके हैं। लाइक हम जैसे पाकिस्तान की बात करते हैं या हम इंडिया की बात करते हैं, तो ये दोनों कंट्री या बांग्लादेश इवन हमारे करीब करीब के जो ममालिक हैं ये अपनी ज़रूरतों के हवाले से किसी न किसी तरह किसी बड़ी डेवलप नेशन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उम्मी तौर पे जब भी पाकिस्तान में कुछ इस किस्म की सूरत हाल आती है कि जब हमें लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है या माशी बहरान आता है, हम IMF की तरफ देखते हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं या सऊदीया की तरफ देखते हैं। तो इस चीज़ का मतलब है कि आपका मुल्क इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ममालिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब जब आप डिपेंड कर रहे हैं तो लाजमी बात है उन्हीं की पॉलिसी भी माननी पड़ती है, उन्हीं की बातें भी माननी पड़ती हैं। अगर वो नहीं चाहते कि आपका मुल्क डेवलप हो तो आप डेवलप नहीं हो सकते। इसके अलावा स्टेजेस जो हैं स्टेज थ्योरी है, जैसे रोस्टो जो है स्टेज थ्योरी आपके पास मौजूद है, आपकी बुक में डिटेल में इसको इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हुई हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम किन किन स्टेजेस से गुजरी। तो रोस्टो ने जो यूरोपियन नेशंस, अमेरिका, इन कंट्रीज़ को उसने मुताला किया और बताया कि जो भी कंट्री डेवलप हुई है वो इतने साल इस स्टेज में रही, इतने साल इस स्टेज में रही, और ये भी बताया कि इस स्टेज को कैसे पता चलेगा कि ये स्टेज जो है इस वक्त कंट्री उसमें जा रही है। तो ये डिटेल में हम थ्योरी जो है इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स के अंदर इसको पढ़ेंगे।
इसके अलावा न्यू क्लासिक की काउंटर रेवोल्यूशन थ्योरी है कि जी आप जो हैं अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आप प्राइवेटाइजेशन करें, आप मार्केट को फ्री कर दें, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को फ्री कर दें, इकोनॉमिक एजेंट्स को फ्री कर दें। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है जी, जो टॉपिक हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। अब प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली क्या चीज़ है कि जो हमारे पास लेस डेवलप नेशन हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसकी ग्रोथ रेट काफ़ी हाई है। इन केस ऑफ पाकिस्तान हम बात करते हैं, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट जो है वो 1.96 या रफली 2% के करीब है। यानी हर साल जो है हमारी आबादी 2% से इंक्रीज़ करती चली जा रही है। अब इस तेज़ी से आबादी बढ़ने की वजह से इश्यूज़ क्या क्रिएट होते हैं कि हमारी रूरल सेक्टर या रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। रूरल से अर्बन एरिया की तरफ जो माइग्रेशन, इससे मुराद ये है कि हमारे जो लोग हैं वो गांव देहातों से निकल के शहरों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। और इस अर्बनाइजेशन से, यानी ये जो माइग्रेशन होती है तो उससे जो शहरों पे बोझ पड़ता है उसको अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये कहा जाता है। इससे क्या होता है कि आपके पास एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं, पोल्यूशन इंक्रीज़ करती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है, सेहत के मामलात ख़राब होते हैं, कंजेशन पैदा होती है, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आते हैं। यानी जैसे जैसे लोग रश करते हैं शहरों की तरफ वैसे वैसे वहाँ पे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे आबादी को जो है वो मैनेज किया जा सकता है, कैसे फैसिलिटी लोगों को गांव देहात के अंदर दी जाएं ताकि ये जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है इसको कम किया जा सके। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, वहाँ अच्छे कॉलेजेस बनाए जाएं, वहाँ करीब जो है फैक्ट्रीज़ लगाई जाएं ताकि वहीं पे उन्हें रोज़गार वगैरह मुहैया हो सके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी वो है डुअलिस्टिक थेरीज़। डुअलिस्टिक थेरीज़ जो है उर्दू में इसको कहा जाता है दोहरेपन के नज़रिया, ठीक है, यानी दोगलापन, दोहरापन। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि जी एक शख्स आपके सामने और बात कर रहा है, किसी दूसरी जगह पे जाएगा तो वहाँ पे वो कुछ और रुख पेश करेगा बात का, या अल्फाज तब्दील करेगा या मानी तब्दील करेगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो इकोनॉमिक्स में ड्यूलिस्टिक नेचर जो है इकॉनमी की होती है। ड्यूलिस्टिक नेचर क्या है, इसका मतलब ये देखें, फ्यू डेवलप सिटीज़ एंड सो मैनी बैकवर्ड सिटीज़। ये नहीं होता कि जो लेस डेवलप नेशन है उसमें सारी गरीब है, बल्कि होता ये बेसिकली कि चंद जो हैं अमीर शहर भी मौजूद होते हैं और उसके साथ बेतहाशा जो है ऐसे शहर होते हैं, छोटे शहर होते हैं जहाँ गुर्बत पाई जाती है। ये नहीं होता कि उस मुल्क में रहने वाले तमाम लोग ही गरीब होते हैं, बल्कि उन ममालिक के अंदर ऐसे लोग भी मौजूद हो सकते हैं कि जो बेइंतहा अमीर हों। इसमें हम एक मिसाल इंडिया की ले सकते हैं, आपने अक्सर शायद नाम सुना हो मित्तल अंबानी या मुकेश अंबानी वगैरह। अब ये ऐसे लोग हैं कि जिनकी अगर दौलत को देखा जाए तो ये दुनिया के टॉप 10 लोगों में शुमार किए जाते हैं। ये इतनी दौलत है इन ख़ानदानों के पास। लेकिन दूसरी साइड पे अगर इंडिया एज अ कंट्री, एज अ होल कंट्री उसको देखा जाए तो वहाँ पर जो है शायद सारे लोग इतने अमीर नहीं हैं, वहाँ पॉवर्टी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन चंद ख़ानदानों के। तो ये जो चीज़ है ये ड्यूलिस्टिक नेचर इकॉनमी की आ जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है ना जी आपके पास क्या है कि कुछ यानी शहर हैं जहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज़ कर रही है, पॉवर्टी भी राइज़ कर रही है, यानी लोग कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, ऑटोमेटिक प्लांट्स की तरफ जा रहे हैं। यानी जो आपका पैसे वाला बंदा है, जो आपका कैपिटलिस्ट है, जो आपका सरमायादार है, उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे कि जिसमें उसे कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल हो सके। सो इस कोशिश के अंदर वो क्या करता है, जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा होता है और उस टेक्नोलॉजी में जो है बेशक उसको जो है वो कास्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है, लेकिन इसमें लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम अपने कॉलेज की एक मिसाल लें कि जब कंप्यूटर शायद इस्तेमाल में नहीं था तो हमारे इस कॉलेज के अंदर भी हो सकता है कि जो क्लरिकल ऑफिस है वहाँ 8, 10 या 12 क्लर्क मौजूद होते हैं। उनको फ़ीस का हिसाब कर रहा है जी, कोई एडमिशन का हिसाब कर रहा है, कोई इस चीज़ का, कोई नोटिस निकाल रहा है। तो हर एक क्लर्क की अलग अलग ड्यूटियाँ थी। आज क्या हुआ कि उन तमाम लोगों का काम एक कंप्यूटर अकेला कर रहा है। पहले एक लेटर टाइप करना पड़ता होगा तो शायद वो लोग टाइपराइटर पे घंटों लगा के तो सब बच्चों के लिए जो है वो जो लेटर है या कोई चीज़ वो टाइप करके घरों में अरसाल करते हो। आज हमारा प्रिंटर जो है 1 मिनट में 30, 35, 50, 60 प्रिंट निकाल के हमारे सामने रख रहा है। तो इससे क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही है। वो पहले लोग जो शायद टाइपराइटर पे बैठ के काम करके कुछ रोज़गार कमा रहे थे, आज प्रिंटर की वजह से वो लोग सारे अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं।
इसी में आगे चल के हम देखेंगे लेविस का मॉडल है, ठीक है, और रेनिस फाई का, कि किस तरीके से इन लोगों ने ये सोल्यूशन दिया कि जो गांव के लोग हैं, आबादी में ज़्यादा हैं, उन्हें आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं शहरों में ताकि वहाँ पर प्रोडक्शन में इजाफा किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ते हैं जी वो है रोल ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है हमारा वो किस किस्म का होता है, तो यहाँ उसने लिखा जी सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, यानी जो गरीब ममालिक हैं उनके जो किसान हैं वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, सिर्फ इतनी गंदम उगाते हैं कि ख़ुद खा सकते हैं, यानी बेचने तक के लिए नहीं बचती। तो इस चीज़ को कहा जाता है काबिल गुजारा काश्तकारी या सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो उनकी जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आउटडेटेड होती हैं, पर एकड़ यील्ड यानी फ़ी एकड़ पैदावार बड़ी लो होती है, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बेतहाशा जो है वो असरअंदाज कर रही होती हैं। और हमारी फसलों में जो मेजर शेयर होता है वो फूड स्टफ़ का होता है, गंदम, दालें, चावल, यानी हम जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी तरफ नहीं जा रहे होते, ठीक है। ये बहुत लो जो है उनका कंट्रीब्यूशन होता है हमारी टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर। अब जब हम डेवलपमेंट को पढ़ते हैं तो वो हमें सजेस्ट करती है कि जी आप क्या करें, आप लैंड रिफॉर्म करें, आप कैश क्रॉप जो है उन्हें इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। आप किसानों को सब्सिडी दें, मराहत दें, रियायतें दें, बिजली सस्ती दें, खादें सस्ती दें, ठीक है, ताकि आपका जो किसान है वो सस्ती चीज़ें बना सके और वो कम्पीट कर सके नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में बाकी प्रोड्यूसर्स के साथ। इसके बाद जी हम देखते हैं इसमें रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है कि जो लेस डेवलप नेशन है वहाँ पर इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, उसे किस किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा है हमने जी कि इनसफिशेंसी एंड इनएडुकेसी ऑफ फंड, कि जी आपके जो फंड है वो इनसफिशेंट होते हैं, आपका टेक्नोलॉजिकल गैप होता है, आप दुनिया की इंडस्ट्री के साथ चल नहीं पा रहे होते। तो डेवलपमेंट हमें क्या बताती है जी, आप नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करें, ज़्यादा फंड्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ को दें, ठीक है, चॉइस दें उन्हें कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं, नई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी की तरफ जाएं, ठीक है। ये अक्सर गवर्नमेंट्स करती हैं कि वो सब्सिडी देती हैं कि जी अगर आपकी चीज़ जो है वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की हुई और आप इसको एक्सपोर्ट कर पाए तो हम आपको हर प्रोडक्शन जो यूनिट है आपका उसके हिसाब से या ओवरऑल प्रोडक्शन के हिसाब से इतना बेनिफिट देंगे। इसके अलावा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे भी चल सकते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, उर्दू में हम इसको कह सकते हैं बदल दरामदाद, यानी एक कंट्री जो है वो अपनी दरामदाद का बदल तैयार करना शुरू कर दे। यानी पहले वो चीज़ आप किसी और मुल्क से मंगवा रहे थे, उस पर आपका फ़ॉरेन एक्सचेंज या दर मुबादला ख़र्च हो रहा था, अब आप जो है वो चीज़ खुद से बनाना शुरू कर दें तो इस चीज़ को कहा जाएगा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो इंडस्ट्री के अंदर इन चीज़ों के हवाले से हम देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है फॉरेन ट्रेड सेक्टर एंड डेवलपमेंट, यानी जो आपका बैरूनी शोबा तिजारत है उसका आपकी इकॉनमी के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल होता है। तो पहली बात है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका मानना ये है कि फ़ॉरेन ट्रेड जो है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ ऐसे जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये ख्याल भी है कि ये शायद लीस्ट बेनिफिशियल होती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी तिजारत का जो मैक्सिमम फ़ायदा होता है वो आपका डेवलप कंट्री उठा रहा होता है, ठीक है। कि जो टर्म ऑफ ट्रेड है, ठीक, जिन शराइत पे आप तिजारत कर रहे हैं वो अंडर डेवलप के अगेंस्ट जा रही होती है। जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उन्हें सीवियर किस्म का कंपटीशन जो है उसका सामना करना पड़ता है, इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहता है और इवन इस डेफिसिट को रिमूव करने के लिए उन्हें डेट या कर्जे लेने पड़ते हैं और उसकी रीपेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, जिससे मसाइल में और इजाफा होता है। तो डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि तिजारत का आपकी डेवलपमेंट में क्या रोल है, किस तरह होनी चाहिए, और एक जो इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम फ्री कर दें तो इसमें किसको फ़ायदा ज़्यादा है, आपके डेवलप नेशंस को या आपके अंडर डेवलप नेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है जी फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी होती है, इस चीज़ के लिए हमें पता है कि जो अंडर डेवलप नेशंस हैं या यूडीसीज़ हैं इनके पास नॉर्मली ट्विन गैप्स होते हैं, यानी आपके पास सेविंग गैप है और दूसरा फॉरेन एक्सचेंज गैप है। यानी लोगों के ख़र्चे ज़्यादा हैं, वो बचा नहीं पा रहे, जब बचाते नहीं हैं तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती सेविंग ना होने की वजह से, और दूसरी साइड पे जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे होते हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज गैप भी क्रिएट हो रहा होता है। अब इस गैप को जो कवर करना है उसके लिए हमें फ़ॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ़ॉरेन से लोगों से पैसा चाहिए,
अब वो किस तरह से आ सकता है, इसमें एक मिसाल दी जाती है जी, आपके पास MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं। अब MNCs जो हैं मिसाल के तौर पे यूनिलीवर आप ले लें, प्रॉक्टर एंड गैमल ले लें, जितने बड़े बड़े नाम आपको मार्केट में नज़र आते हैं, बड़े इदारे नज़र आते हैं, ये मोस्टली जो है MNCs होती हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं। अब इन कंपनीज से कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आपकी कंट्री पे आते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आपकी कंट्री पे आते हैं। पॉजिटिव ये है कि जी वो अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, वो अच्छी मैनेजमेंट लेके आती हैं, जिससे आपके लोगों को वो चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। नेगेटिव रोल जो इनका होता है वो इस किस्म का हो सकता है कि वो आपके रिसोर्सेज को बेताशा यूज़ करते हैं, आपकी गवर्नमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी लेबर फोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, कम वेजेस पे काम करवाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा अपने होम कंट्री में भेज रहे होते हैं, जिससे आपके फॉरेन रिजर्व जो है वो बाहर मूव कर रहे होते हैं। तो बेतहाशा नेगेटिव रोल पे भी बात की जा सकती है। इंशाल्लाह जब हम इस चैप्टर पे जाएंगे तो वहाँ पर डिटेल में इस चीज़ के हवाले से बात करेंगे। नेक्स्ट चीज़ है जी रोल ऑफ स्टेट इन इकनॉमिक डेवलपमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है कि किस तरीके से वो डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। तो पहली बात ये हमने यहाँ पे लिखी, देखें कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वो बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता। बड़े प्रोजेक्ट से मुराद क्या है जी, आपने थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट लगाने हैं, आपने रोड कंस्ट्रक्शन करनी है, आपने वाटर सप्लाई देनी है, वाटर सैनिटेशन देनी है, डैम बनाने हैं, ये तमाम चीज़ें एक प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता। इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है, अपना रोल अदा करना पड़ता है। सोसाइटी में जो बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक यूटिलिटीज़ हैं, उनको प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट रोल अदा करती है। तो डेवलपमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से अपने मुल्क के लिए बेहतरी में जो है वो इजाफा ला सकती है, किस तरह काम कर सकती है। इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा जी फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ और इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो रोल वो क्या है। अब फिस्कल मेयर्स क्या हो सकते हैं कि जी आप डेवलपमेंट के लिए ये कर सकते हैं कि आप अपने टैक्स रेट को चेंज कर दें, ठीक है। जब कोई डिप्रेशन का दौर है, अच्छे हालात नहीं है, तो हुकूमत को चाहिए टैक्सेस कम कर दे ताकि लोगों के पास इनकम बचे और वो उसको कंजम्पशन के लिए फर्दर इस्तेमाल कर सकें। सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, और हुकूमत अपने ख़र्चे बढ़ा दे, बूस्ट करे उन्हें। और किस चीज़ पे, सोशल इकनॉमिक सेक्टर्स में रोड बना दे जी, ठीक है, लाइब्रेरीज़, पार्क और इन तरह की चीज़ें बनाएं, उससे रोज़गार में भी इजाफा होगा और लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। मॉनिटरी मेजर्स क्या हैं इसमें, मॉनिटरी पॉलिसी के हवाले से कि हुकूमत जो है वो बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं उन्हें लोन दे, ठीक है, कंसेशनरी होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, लो रेट पे उन्हें देने चाहिए। और जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ परचेज़ करे, जब हुकूमत को पैसा चाहिए तो सिक्योरिटीज़ परचेज़ करेगा सेंट्रल बैंक और हुकूमत को पैसा उस सूरत में मिल जाएगा। इसके अलावा मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, इसको कम किया जा सकता है या रिज़र्व रेशो को चेंज किया जा सकता है। ये तमाम जो मेजर्स हैं हम मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर जाके इसको डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इनकी मदद से भी डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव किए जा सकते हैं। लास्ट चीज़ हमारे पास है यहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन एड, यानी अमूमी तौर पे जैसे पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो हमारे पास वर्ल्ड बैंक या IMF इन इदारों का बेताशा नाम आता है। मोस्टली हर साल से 6 माह बाद IMF का जिक्र हो रहा होता है हमारे मीडिया पे कि जो हुकूमत उससे फंडने के लिए जा रही है, पैसा लेने जा रही है, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये चीज़ें। तो बेसिकली ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैं, वर्ल्ड बैंक, IFC, IDA, UNDP वगैरह, ये जो हमें ऑफिशियल अनऑफिशियल लोन देते हैं, इनका क्या इम्पैक्ट आता है हमारी इकॉनमी के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपकी जो फॉरेन एड आती है इसके टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव रोल क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, जो हम रीपेमेंट करते हैं लोन की इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह, इससे क्या हमें नुकसान होता है। यानी जो सोर्सेज हैं बेसिकली फॉरेन एड के वो क्या हैं। हमने शायद पिछली क्लास में भी बात की कि क्या इस तरह से है कि एड या जो लोन है वो कंट्री टू कंट्री जा रहा है, या जो एग्रीमेंट है इस तरह का है कि जो डोनर हैं वो 2 से 3 कंट्रीज़ हैं, वो डोनेट करेंगे या एड देंगे या लोन देंगे, और दूसरी साइड पे रिसीविंग एंड पे एक ही कंट्री है, ठीक है। मल्टीलेटरल लोन इसे कहा जाएगा। इसी तरीके से जो है इसके पॉजिटिव रोल क्या हो सकते हैं, नेगेटिव रोल क्या हो सकते हैं, इन पे बात की जाती है। मिसाल के तौर पे पॉजिटिव रोल ये है कि हम अमेरिका से जो है US एड प्रोग्राम के तहत हमने पैसा लिया, उससे स्कूल बना दिए, उससे कॉलेज बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, रोड बनाए, तो ये एड का या लोन का एक पॉजिटिव यूज़ हो गया। नेगेटिव क्या हो सकता है कि जब IMF हमें लोन दे रहा है तो साथ में वो अपनी कंडीशनैलिटीज़ भी बता रहा है
कि जी लोन तो दूंगा लेकिन आपको इन काम चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जी गवर्नर हमारी मर्ज़ी का सपोज़ करें आप लगा दें स्टेट बैंक का, इसको छेड़ा नहीं जाएगा, इसको ऑटोनोमस कर दें, ठीक है। तो इसके अलावा जो पॉलिटिकल हमारा सेटअप होता है तो ममालिक इनके अंदर भी इंटरफेयर करते हैं। तो जो हमें लोन दे रहे हैं, लाइक अमेरिका के बारे में हम अक्सर सुनते हैं मीडिया पे भी, लोगों की ज़ुबानी भी, कि जी अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी गवर्नमेंट्स के ऊपर या ऑफिशियल्स के ऊपर, इसलिए कि वो फंडिंग करते हैं, तो वो जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे पैसा लगवाते हैं, चाहे ज़रूरत है या नहीं है। तो इस तरह के जो नेगेटिव रोल होते हैं कंट्रीज़ के या इन इदारों के, उनके हवाले से इस पर बात की जाती है। तो आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।